हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, उस पे हमारा डिस्कशन जारी है और उसमें हम लोग आज हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट कवर करने वाले हैं। आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रिटिश पीरियड इंडिया में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के साथ शुरू हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्टोरियंस के बीच में इस सवाल पर कोई एक राय नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ब्रिटिश पीरियड इंडिया में आखिरकार कब शुरू हुआ। साथ ही साथ हम लोग इस चीज पर भी डिस्कशन करेंगे कि वैसे कौन कौन से की फैक्टर्स थे जिस कारण से ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना इतना बड़ा साम्राज्य बनाने में सफल होते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो पहला टॉपिक है ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया, मतलब कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में जो पीरियड था वो कब शुरू हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि 18th सेंचुरी में इंडिया मेजर पॉलिटिकल चेंजेस से गुजर रहा था। मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था, नई रीजनल पावर्स इमर्ज हो रही थी। अब यहाँ पे जो मैंने तीन बातें आपको बताई कि 18th सेंचुरी में इंडिया मेजर पॉलिटिकल चेंजेस से गुजर रहा था, तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है जिसका टॉपिक का नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। फिर मैंने जो अगली लाइन बताई कि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था, इस पे भी एक अलग से वीडियो है वीक मुगल्स। फिर मैंने बताया नई रीजनल पावर्स उठ रही थी और इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है रीजनल पावर्स इन 18th सेंचुरी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से जब आप स्टडी करेंगे तब यहाँ पे कनेक्शन आप एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से डेवलप कर पाएंगे। सडनली कोई भी टॉपिक उठा के हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो जब 18th सेंचुरी में इंडिया मेजर पॉलिटिकल चेंजेस देख रहा था, तो ऐसे में यूरोपियन कंपनीज को अपना एम्पायर एक्सपैंड करने का मौका मिला। जब ऐसा है तो मल्टीपल डेट्स क्यों दिखती है, जैसे आपको यहाँ पे 1740 मिलेगा, कुछ लोगों का कहना है कि 1740 से ब्रिटिश पीरियड स्टार्ट हुआ, कुछ का कहना है 1757 से स्टार्ट हुआ, कुछ का कहना है कि 1761 से स्टार्ट हुआ। सो व्हाई देयर आर मल्टीपल डेट्स? क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरियंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को टर्निंग पॉइंट मानते हैं। कोई मिलिट्री विक्ट्री को मानता है, कोई पॉलिटिकल चेंज को मानता है, तो कोई इकोनॉमिक शिफ्ट को मानता है। तो इसमें जो सबसे पहला व्यू पॉइंट है वो है 1740 फाउंडेशन फेज, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बिगिंस। इसमें आपको देखने को मिलेगा वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, कर्नाटिक वॉर्स बिगिन, यूरोपियन इंटरवेंशन स्टार्ट्स। तो पहला आर्गुमेंट है 1740 जो कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का ईयर यहां से स्टार्ट होता है। अब ये 1740 आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस साल यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ये यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इंडिया तक पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में तो लड़ ही रहे थे और साथ ही साथ उनका प्रेजेंस हमारे इंडिया में भी था। ब्रिटिशर्स कब आए थे? तो 1608 में कंपनी बनी थी और 1608 में आए थे। फ्रेंच कब आए थे? तो फ्रेंच लगभग आपको 1664 के अराउंड इस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसके अराउंड ही ये भारत में एंट्री करते हैं। क्लियर? तो इनका प्रेजेंस भारत में भी था। तो जब यूरोप में ये लड़ाई लड़ने लगे तो फिर भारत में भी इनकी लड़ाई आपस में शुरू हो गई। ये इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, जो ईयर 1740 है इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। पहली बार दो यूरोपियन पावर्स ने ओपनली इंडिया में अपना पावर डेमोन्स्ट्रेट किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब यूरोपियन राइवलरी ने इंडियन पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो ट्रू ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत है वो इसी टाइम से स्टार्ट होती है, क्योंकि सिस्टमैटिक यूरोपियन इंटरवेंशन यहीं से शुरू हुआ था। तो पहला व्यू पॉइंट क्लियर होगा कि आखिरकार 1740 को क्यों कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहां से ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिलेगा 1757। कब? 1757 ये टाइम पीरियड है बैटल ऑफ प्लासी का। इसमें आपको मिलेगा डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स पॉलिटिकल पावर, ट्रेडिशनल स्टार्टिंग डेट। क्लियर? अब देखो, अब इसको जो 1757 है इसको टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है?
क्योंकि इस साल बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं काफी डिटेल में। ये पहली बार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी बड़ी इंडियन पावर को ओपनली डिफीट किया। फिर यहां पे आप जब बुक रीडिंग करोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब होता है? 1757 के बाद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना शुरू किया बंगाल की लूटी हुई धन दौलत से। तो ये प्रूव करता है कि अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही बल्कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन चुकी थी। वैसे जो मेन जो मिलिट्री पावर ये बने थे वो बनते हैं ये 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तब। क्लियर? तो यहां पे एक कन्वेंशनल व्यू आता है। कन्वेंशनल व्यू का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि ज्यादातर स्कूल टेक्स्ट बुक और आम ओपिनियन 1757 को ही ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत मानता है। तो 1740 क्लियर होगा, फिर 1757 भी आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों इसको मानते हैं। फिर तीसरा व्यू पॉइंट है 1761 का, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर? तो 1761 में आखिरकार क्या हुआ था? तो इस साल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को डिफीट कर दिया। ये डिफीट मराठा पावर के लिए डिवास्टेटिंग था और नॉर्थ इंडिया में इस कारण से पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहां से एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मराठा के कमजोर होने से ब्रिटिशर्स को नॉर्थ इंडिया में एक्सपैंड करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला। ये वो पॉइंट था जब ट्रूली इंडियन पावर्स कंट्रोल खोने लगी थी और ब्रिटिशर्स जो थे वो सिस्टमैटिकली अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने लगे थे। ये लगभग 80 इयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन था, 1761 से 1840 तक, लगभग 80 साल। इस 80 साल में ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। तो ये 3 डेट पॉइंट है यहां पे, जहां से 1740, 1757 एंड वन मोर इज 1761। यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, 1760s रेसिस्टेंस फेज, हैदर अली चैलेंज, राइज ऑफ मैसूर किंगडम, इंडियन रेसिस्टेंस सिंबल, प्रूव्ड चैलेंज टू ब्रिटिशर्स। तो अब यहां पे हैदर अली पे क्यों डिस्कशन हो रहा है? तो 1760s में हैदर अली ने मैसूर में स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया। वो ब्रिटिश एक्सपेंशन को सीरियसली चैलेंज करने वाले पहले इंडियन रूलर में से एक थे। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान ने प्रूव किया कि इंडियन रूलर्स यूरोपियन पावर्स को चैलेंज कर सकते हैं। उनके रेसिस्टेंस ने ब्रिटिश एक्सपेंशन को स्लो किया और प्रूव किया कि कंप्लीट जो कॉन्क्वेस्ट होगा ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर वो आसान नहीं होगा। तो अब फाइनल फैसला क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कि ब्रिटिश पीरियड कब स्टार्ट हुआ? तो देखो 1740 अगर है तो इसको आप समझो यूरोपियन इंटरवेंशन की शुरुआत, ये हो जाएगा आपको फाउंडेशन फेज। फिर 1757 जब आपको दिखे तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत, टर्निंग पॉइंट। जब 1761 आपको दिखे तो इसका मतलब है कि यहां से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी, यानी ये होगा कंसोलिडेशन फेज। 1740 फाउंडेशन फेज, 1761 कंसोलिडेशन फेज। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो सबसे बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि 1757 को फॉर्मल बिगिनिंग माना जाए, लेकिन ये बात भी समझी जाए कि ये एक प्रोसेस था जो 1740 से शुरू हुआ और 1761 तक ये फुल्ली डेवलप हुआ। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 1757 को प्रेफर करें, लेकिन साथ में 1740 और 1761 की इंपॉर्टेंस को भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी तक का समरी क्या है? 1740 में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की शुरुआत हुई, 1757 में पॉलिटिकल डोमिनेंस की शुरुआत हुई और 1761 में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फिर हैदर अली का क्या मतलब बनेगा? तो वो हैदर अली बन जाएंगे यहाँ पे इंडियन रेसिस्टेंस के सिंबल। क्लियर? तो हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट्स पर डिबेट होती रहती है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इस प्रोसेस को समझे, ये नहीं कि केवल हम लोग डेट्स को रटें। क्लियर? तो अब हम लोग आगे वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब ये यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वैसे कौन कौन से रीजंस थे, कौन कौन से की फैक्टर्स थे जिस कारण से ब्रिटिशर्स को इंडिया में सक्सेस मिला।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ब्रिटिशर्स का गोल क्या था? बाद में इनका गोल चेंज होता है, ट्रेड से ये रूलिंग में आते हैं। तो इनका गोल था इंडिया को कंट्रोल करने का, और आखिरकार वो इसमें सफल कैसे होते हैं? तो ये पूरा एक पूरे सेंचुरी का प्रोसेस है, लगभग 100 साल का। ब्रिटिश पावर का इंडिया में एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन होने का जो पूरा प्रोसेस है, वो लगभग एक पूरी सेंचुरी है। 1757 से 1857 तक आप इसको समझ सकते हो, या फिर 1761 से 1840 के अराउंड। क्लियर? तो इन 100 सालों में अंग्रेजों ने कई स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, जैसे कि वॉरफेयर का यूज किया, डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का यूज किया इन्होंने। क्लियर? ताकि वो इंडिया के अलग अलग राज्यों पर अपना कंट्रोल बना सके और फिर उसे पूरे देश पर सॉलिडिफाई कर सके। तो सबसे पहला इनका था एक्सपेंशन करने का सिस्टम। देखो कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई, तो वॉरफेयर, डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरफेयर का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार। तो ये वॉरफेयर का यूज करते थे, इससे ये टेरिटोरी को कैप्चर करते थे और उससे जो रेवेन्यू था उसको ये यूज करते थे। फिर डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या टॉपिक मिलेगा आपको, अभी मैं डिटेल में सारा डिस्कस करूंगा, मैं बस आपको चार्ट समझा रहा हूं। यहाँ पे यूज डिप्लोमेटिक ट्रैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, इंप्लीमेंट पॉलिसीज ऑफ लैंड, मेक रूलर्स डिपेंडेंट, वीकन किंगडम फ्रॉम विद इन। उसके बाद किंगडम को वीक करके ये अपना जो एक्सपेंशन था उसको ये कंट्रोल करते थे, यानी कि एक्सपैंड करते थे पहले, फिर उस वक्त कंट्रोल करते थे, कंसोलिडेट करते थे। क्लियर? तो ये जो पहला स्टेप था इनका एक्सपेंशन का यानी विस्तार का, वो वार और डिप्लोमेसी इन दोनों का मिक्सचर था। कैसे? तो ब्रिटिशर्स की सक्सेस की एक बड़ी वजह थी उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। वो इंडिया के राजाओं को के आपस की लड़ाइयों और कमजोरियों का फायदा उठाते थे। वो किसी भी सिचुएशन या लोकल रूलर को एक्सप्लॉइट करने से घबराते नहीं थे अपना मकसद पूरा करने के लिए। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडियरी अलायंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। इस पॉलिसी के तहत एक इंडियन राजा को कंपनी की प्रोटेक्शन मिलती थी, लेकिन उसके बदले में उसे आर्मी रखनी पड़ती थी। ब्रिटिशर्स की एक आर्मी अपने राज्य में रखनी पड़ती थी खुद के खर्चे पे। तो इससे राजा फाइनेंशियली वीक पड़ता चला गया और आखिर में कंप्लीटली कंपनी पर डिपेंडेंट हो गया। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव डिप्लोमेटिक ट्रैप था। डिप्लोमेसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन भी इस्तेमाल किया। बैटल्स जैसे प्लासी 1757, बक्सर 1764, इसमें उनकी जो डिसाइसिव विक्ट्री थी उससे उन्होंने बंगाल जैसे अमीर इलाकों पर कंट्रोल किया, जिससे उनको इनॉर्मस फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिले। उनकी डिसिप्लिन्ड आर्मी, एडवांस्ड वेपन और इफेक्टिव कमांड सिस्टम ने उनको इंडियन फोर्सेस पर एडवांटेज दिया। क्लियर? तो एक्सपेंशन आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद एक्सपेंशन के बाद ये करते थे कंसोलिडेशन, जो हमारा टॉपिक ही है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। क्लियर? तो कंसोलिडेशन कैसे करते थे? तो नए नए लॉज लाते थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते थे, फिर पूरा अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करते थे। जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कुछ की एरियाज पर हो गया तो उन्होंने अपनी पावर को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लगाई, जैसे रेवेन्यू सिस्टम लाया, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया। रेवेन्यू सिस्टम यानी कि लगान प्रणाली। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जैसे सिस्टम लाए, जिससे उनको फिक्स्ड रेवेन्यू मिलता था, लेकिन इसका बर्डन किसानों पर पड़ता था, पेजेंट्स पे पड़ता था। ये उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करता था। किसके? ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को स्टेबल करता था और इंडिया की इकोनॉमी को वीक करता था। ब्रिटिशर्स ने अपने लॉज और जुडिशियल सिस्टम को लाकर ट्रेडिशनल सिस्टम को रिप्लेस किया। इससे उनका कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी और जस्टिस सिस्टम पे भी हो पाया। फिर कुछ सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी लाए, जैसे आपको रेलवेज, टेलीग्राफ, इंग्लिश एजुकेशन जैसे चेंजेस को भी एक टूल की तरह उन्होंने यूज किया। इससे देश इंटीग्रेट तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये जो चेंजेस थे वो ब्रिटिश ट्रेड और कंट्रोल को फैसिलिटेट करने के लिए लाए गए थे। और आखिरकार फाइनली 1857 में
जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद कंपनी रूल खत्म होकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, जिससे जो ब्रिटिश रूल था वो पूरे इंडिया पर कंप्लीटली कंसोलिडेट हो गया, कुछ एरियाज को छोड़कर। लेकिन फिर भी आप यही समझो कि पूरे इंडिया पर कंप्लीटली कंसोलिडेट हुआ। तो ये जो 100 साल का सफर था, जो डिप्लोमेसी का ट्रैप, डिसाइसिव वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, इन सब का एक मिला जुला रिजल्ट था। क्लियर? तो ये बस मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे की फैक्टर्स पे, कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिस कारण से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। तो 5 की फैक्टर्स, ये मेजर की फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है सुपीरियर मिलिट्री पावर, दूसरा है मिलिट्री डिसिप्लिन, तीसरा है फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है ब्रिलियंट लीडरशिप, पांचवा है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं सुपीरियर मिलिट्री पावर, बेटर वेपन्स एंड स्ट्रेटजी, एडवांस्ड फायर आर्म्स, बेटर टैक्टिक्स। क्लियर? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, यानी कि जो फौज की ताकत थी, वो इंडियन रूलर से कई तरीकों से सुपीरियर थी। तो ये फायदा उन्होंने 3 चीजों से हासिल किया। सबसे पहला था उनका फायर आर्म्स। क्लियर? सबसे पहला यह है उनका फायर आर्म्स, यानी कि बंदूक, तोप। तो फायर आर्म्स का इनको फायदा हुआ। इंग्लिश मस्कट यह एक प्रकार की बंदूक थी, और जो इंग्लिश मस्कट और जो इंग्लिश कैनन्स थे, कैनन्स मतलब तोप, ये फैक्ट्री मेड होते थे। इसका मतलब कि हर बंदूक और तोप एक स्टैंडर्ड डिजाइन और क्वालिटी की होती थी, इसलिए उनकी रिपेयर और एम्यूनिशन सप्लाई आसान थी। फिर इनकी जो फायरिंग की जो स्पीड थी, इस पे हम लोग बात करते हैं। जो रेंज ऑफ फायरिंग था वो, तो अंग्रेजों की जो मस्कट थी उसमें फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म था। ये सिस्टम पुराने मैच लॉक सिस्टम जैसे कि यह इंडियन सिपाहियों के पास होता था। तो जो मैच लॉक सिस्टम था जो इंडियन सिपाही के पास था, उससे तेज था फ्लिंट लॉक सिस्टम। फ्लिंट लॉक सिस्टम में पत्थर से स्पार्क निकालकर गोली चलाई जाती थी, जबकि मैच लॉक सिस्टम में एक लंबी विक, यानी कि बत्ती जो थी वो जलती रहती थी। बत्ती जलती थी, उसके बाद फायर होता था, और इस कारण से इसे हवा और पानी आसानी से खराब कर सकते थे। तो इस वजह से अंग्रेजों का जो फ्लिंट लॉक मैकेनिज्म था मस्कट सिस्टम में, मस्कट में, उससे अंग्रेज ज्यादा तेजी से गोली चला पाते थे। फिर इनका रेंज और एक्यूरेसी भी बढ़िया था। अंग्रेजों की जो तोप थे, आर्टिलरी सिस्टम जो था, वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा एक्यूरेटली चलता था। उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक बेहतर थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा जोर से ब्लास्ट कर पाती थी, और उनके जो गोले थे कैनन्स के, वो ज्यादा दूर तक जाते थे। और जो इंडियंस के पास जो तोप वगैरह थी हल्की फुल्की, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती थी, और वो उस लेवल पर इफेक्टिव नहीं होती थी। क्लियर? फिर इनका जो दूसरा की फैक्टर है सुपीरियर मिलिट्री पावर में, वो है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। क्लियर? हाँ, ठीक। तो इसी के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री डिसिप्लिन के अंतर्गत भी ये डिस्कशन आ सकता है, लेकिन हम लोग सुपीरियर मिलिट्री पावर और स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो इंग्लिश आर्मी थी वो प्रोफेशनली ट्रेंड ऑफिसर के थ्रू चलती थी। इन ऑफिसर को मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स और डिसिप्लिन सिखाया जाता था। वो अपने सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना सकते थे जैसे इन्फेंट्री स्क्वायर, और चेंजिंग बैटलफील्ड सिचुएशन में क्विकली रिएक्ट कर सकते थे। अंग्रेज सिपाही रोजाना प्रैक्टिस करते थे। वो बंदूक चलाना, रिलोड करना, फॉर्मेशन बदलने का जो रियाज था, प्रैक्टिस था, उसको इतनी बार करते थे कि ये उनके लिए एक सेकंड नेचर बन जाता था। इससे वो बैटल के स्ट्रेस और स्मोक में भी इफिशिएंटली वो काम कर पाते थे। अब इस पे इंडियन रूलर्स का क्या जवाब था? तो जब इंडियन रूलर्स जैसे मैसूर के टीपू सुल्तान हो गए या मराठा हो गए, उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनकी जो फौज थी वो टेक्निकली पीछे थी, तो उन्होंने 2 काम किए। उन्होंने यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने यूरोप से मॉडर्न मस्कट और कैनन्स खरीदना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को भी हायर करना शुरू किया। उन्होंने फ्रेंच, पुर्तगीज
और दूसरे यूरोपियन एक्स सोल्जर्स को अपनी फौज में ट्रेनर और कमांडर बनाकर रख लिया। ये ऑफिसर्स यूरोपियन ट्रूप्स को मॉडर्न टैक्टिक सिखाने की कोशिश करते थे। क्लियर? तो फिर भी कमी क्यों रही? कोर प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? क्योंकि सिर्फ नए वेपन्स और कुछ फॉरेन ऑफिसर्स ला देने से काम नहीं बन पाया। जो फंडामेंटल प्रॉब्लम थी वो मिलिट्री सिस्टम की थी, क्योंकि ट्रेनिंग का डिफरेंस था, डिसिप्लिन का अभाव था, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में खराबी थी, एडेप्टेबिलिटी में कमी थी। क्लियर? तो अंग्रेज जो ऑफिसर थे जिनसे वो ट्रेनिंग लेते थे वो पूरे सिस्टम के का प्रोडक्ट था। सिर्फ एक यूरोपियन को हायर कर लेने से वो कंप्लीट ट्रेनिंग सिस्टम इंडिया में कॉपी नहीं हो सकती थी। इंडियन आर्मी जैसे मराठा सरदार या मुगल सूबेदार की जो फौज थी वो अभी भी फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी, जहां लॉयल्टी प्रोफेशनल नहीं बल्कि जमींदारी या जातिवाद, परिवारवाद इसके आधार पर थी। इंग्लिश आर्मी का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था, ऑर्डर्स को फॉलो करना कंपलसरी था। इंडियन कैंप्स में ऐसे सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन हमेशा मिसिंग रहते थे। ऑफन मिसिंग थे, हमेशा नहीं। ऑफन भी नहीं मतलब कि ये आमतौर पर मिसिंग रहते थे। जो सिपाही होते थे उनको इंडिविजुअली ब्रेव माना जाता था, लेकिन एक यूनिट के रूप में कोऑर्डिनेटेड फायर पावर दिखाने की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की कमी थी। अंग्रेजों के पास एक ऐसा सिस्टम था जो उनकी फैक्ट्रीज से लेकर बैटलफील्ड तक एम्युनिशन और रिप्लेसमेंट वेपन्स पहुंचाते रहता था। इंडियन रूलर्स के लिए इंपोर्टेड वेपन्स मेंटेन करना और उनकी एम्युनिशन की सप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक बैटल के बाद अगर एम्युनिशन खत्म हो गई तो नई सप्लाई आने में महीनों लग जाते थे। जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे वो नए सिचुएशन सीखने और अपने टैक्टिक्स को एडजस्ट करने में तेज थे। इंडियन कमांडर्स ऑफन ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही कायम रहे। फॉर एग्जांपल, अंग्रेज ओपन फील्ड्स में अपने सुपीरियर फायर पावर्स का फायदा उठाते थे, जबकि इंडियन कैवेलरी चार्जेस और उनके डिसिप्लिन इन्फेंट्री स्क्वायर्स के आगे काम नहीं आती थी। ठीक है, जो इंडियन कैवेलरी चार्जेस थे वो उनके एडवांस जो इन्फेंट्री स्क्वायर्स थे उसके आगे वो काम नहीं आ पाते थे। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन यहां पे होगा, ये जो सुपीरियर मिलिट्री पावर है इसका कंक्लूजन क्या होगा कि देखो, तो हम लोग ओवरऑल बोल सकते हैं कि इंडियन रूलर्स ने इकोनॉमिक यूरोपियन वेपन्स और एक्सपर्टीज इंपोर्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन वो एक मॉडर्न, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड मिलिट्री सिस्टम को नहीं अपना पाए। अंग्रेजों की जीत सिर्फ बेटर वेपन्स की वजह से नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कंप्लीट सिस्टम की वजह से थी जहां वेपन्स, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लॉजिस्टिक और एडेप्टेबल लीडरशिप मिलकर एक इन्फॉर्म्ड फोर्स बनाते थे। इंडियन मिलिट्री इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को कभी मैच नहीं कर पाई और ये उनकी हार का एक सबसे बड़ा कारण बना। तो पहला फैक्टर काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अगर मेंस में ये सवाल पूछता है तो बस आप लेक्चर सुन के ही कुछ चीजों को अपने माइंड में रखकर आप इस पे अब मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे अब दूसरा फैक्टर आता है मिलिट्री डिसिप्लिन, रेगुलर ट्रेनिंग एंड सैलरी, प्रोफेशनल आर्मी, हाई मोरल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड यहाँ पे हो सकते हैं। क्लियर? तो अब इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, मिलिट्री डिसिप्लिन पे। अब देखो, अंग्रेजी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी एक मजबूत सिस्टम बनाना। यह सिस्टम दो चीजों पे टिका था। पहला था आपको रेगुलर सैलरी और दूसरा आपको मिल जाएगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। क्लियर? पहला आपको मिलेगा रेगुलर सैलरी, दूसरा आपको मिलेगा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अब रेगुलर सैलरी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अंग्रेज अपने ऑफिसर्स और सिपाहियों को टाइम पर बराबर पैसा देते थे। बराबर पैसा का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि ऑफिसर और सिपाही को बराबर पैसा मिलता था, इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको रेगुलर सैलरी मिलता था, रेगुलर पैसा मिलता था, चाहे वार हो या पीस हो। मंथ के एंड पर उनकी तनख्वाह पक्की थी। इससे फायदा क्या होता था? इससे फायदा होता था लॉयल्टी का। एक सिपाही को पता था कि उसे और उसके परिवार को का पेट भरने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसके लिए उसे कंपनी का साथ देते रहना होगा। इसलिए वो अपनी ड्यूटी को सीरियसली लेता था। सिपाही को पैसे के लिए टेंशन नहीं था, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग और लड़ाई पर लगाता था।
वो दूसरे काम धंधे नहीं करता था। कंपनी के पास पैसा था, इसलिए वो अपने लोगों पर पूरा कंट्रोल रखती थी। ऑर्डर ना मानने का मतलब था कि तनख्वाह और नौकरी दोनों का गायब होना। दूसरा फैक्टर है इसका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अंग्रेजी फौज में हर एक का काम, यूनिफॉर्म और रूल्स क्लियरली डिफाइंड थे। हर कोई अपना रोल जानता था। वो रोजाना ड्रिल करते थे, फॉर्मेशन बनाते थे, ऐसे कि लड़ाई के वक्त धमाका करने, धुआं करने और केओस में भी ऑटोमेटिकली अपना काम वो करते रहे। ऑर्डर तोड़ने की बहुत बड़ी कीमत थी, जैसे कि कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। इसलिए सिपाही ऑर्डर फॉलो करना सीख गया था। अब यहाँ पे इंडियन रूलर्स की क्या प्रॉब्लम थी? तो पैसों की कमी, और जो फौज था वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं था। इंडियन रूलर्स जैसे मराठा भी बाद में इस मामले में पीछे हो गए थे। ज्यादातर इंडियन रूलर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो महीने के महीने अपनी बड़ी फौज को रेगुलर सैलरी दे सके, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। आप मराठा के एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि मराठा अपनी फौज को पैसा देने के लिए मिलिट्री कैंपेन चलाते थे। सोचिए, फौज को पैसा देने के लिए आपको पहले लड़ाई करनी पड़ रही है, जिसमें और पैसा खर्चा हो रहा है। तो ये एक विशियस साइकिल था। वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लड़ते थे, मतलब साल भर की प्लानिंग नहीं होती थी। बस जहां से पैसा मिल गया वहां से उठाकर अपने सिपाहियों में बांट दिया। फिर इनका जो फौज का स्ट्रक्चर था, जो इंडियन फौज का स्ट्रक्चर था, वो भी सिस्टमैटिक नहीं था। इंडियन रूलर्स की फौज ऐसी थी कि पर्सनल रिटेनर्स थे। जैसे कुछ लोग किसी राजा या सरदार के अपने लॉयल नौकर होते थे। ये अच्छा काम करते थे, लेकिन ये बहुत कम लोग होते थे। ज्यादातर फौज ऐसे लोगों की थी जो सिर्फ पैसे के लिए आते थे। आज किसी की फौज में, जैसे कि आज किसी की फौज में और कल किसी और की फौज में चले जाएंगे। तो इस कारण से इन्हें जो हम लोग पिंडारीज कहते थे, बाद में पिंडारीज का भी दमन पे मैं डिस्कशन करूंगा आपको। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि आज एक के लिए लड़ा तो कल दूसरे के लिए लड़ा, और इनको मर्सिनरीज बोलते थे। तो इन मर्सिनरीज की क्या प्रॉब्लम थी? डिसिप्लिन नहीं था, रिबेलियन का डर होता था, लॉयलिटी नहीं थी। ये लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे। ये जो मर्सिनरीज थे ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं थे। इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। इनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना होता था, लोगों को जान से मारना होता था। अगर इन्हें टाइम पर पैसा नहीं मिला तो ये लड़ाई मुश्किल दिखने लग जाती थी। टाइम पे पैसा नहीं मिला या फिर लड़ाई मुश्किल होने लगे तो ये अब आपका साथ छोड़कर चले जाते थे। कभी कभी तो ज्यादा पैसे के लालच में ये अपने ही मालिक के खिलाफ लड़ने लगते थे। इनकी लॉयलिटी सिर्फ पैसे के साथ थी, किसी रूलर या किसी देश के साथ नहीं। तो इस मिलिट्री डिसिप्लिन का जो पॉइंट है, इसका क्या कंक्लूजन होगा? तो अंग्रेज एक प्रोफेशनल कंपनी थी, अंग्रेजों की एक प्रोफेशनल कंपनी थी जिसका एक फिक्स्ड सिस्टम था, जबकि इंडियन रूलर्स फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनके पास पैसे का स्टेबल सिस्टम नहीं था और जिनकी फौज टेम्पोररी और अनरिलायबल हो चुकी थी। अंग्रेज का सिपाही एक कंपनी एम्प्लॉय था जिसे उसकी सैलरी और कैरियर की चिंता थी। मतलब ऐसी चिंता नहीं थी कि दिक्कत है, चिंता इस बात से थी कि उसको उसका परिवार पालना है। अगर वो कंपनी छोड़ देगा तो वो अपने परिवार को नहीं पाल पाएगा। और इंडियन रूलर्स के सिपाही ज्यादातर एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे थे, जिसे सिर्फ उस वक्त पैसे से मतलब था। इसलिए लंबी लड़ाई में सिंपल सी बात है, जब कभी भी लंबी लड़ाई होगी तो वही जीतेगा जिसके पास सिस्टमैटिक पैटर्न होगा, और ये किसके पास था? तो ये अंग्रेजों के पास था। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, सिविल स्टेबिलिटी। देखो इसका क्या मतलब हुआ। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से बिल्कुल भी अलग था। इनके पास बेटर सिलेक्शन सिस्टम था। ठीक है, जैसे कि आप ये समझो कि कंपनी में किसी ऑफिसर या सिपाही को उसकी जगह जो थी उसके क्वालिफिकेशन, लॉयलिटी और स्किल के बेसिस पर मिलती थी। कोई भी आदमी, चाहे उसका फादर कौन था या वो किस जाति में पैदा हुआ है, वो मेहनत करके ऑफिसर बन सकता था। इससे टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। आप जूनियर से शुरू करो, मेहनत करो और ऊपर तक जाओ।
तो इस कारण से हर कोई मोटिवेटेड रहता था। यहाँ पे सिविल और मिलिट्री डिसिप्लिन था, जैसे कि कंपनी के ऑफिसर्स खुद भी उसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। उनके लिए भी रूल्स थे और अगर उन्होंने गलती की तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिपाहियों के लिए ही कायदे थे। और जो कैंपेन ये चलाते थे, उस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव होता था वो क्लियर होता था। हर ऑफिसर और सिपाही को पता होता था कि वो किस कारण से लड़ रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या जीतना है। इससे उनमें एक कॉमन गोल की फीलिंग आती थी। अब इंडियन सिस्टम की कमियां क्या थी यहाँ पे? जातिवाद, रिश्तेदारी, ठीक है, यानी कि कास्ट हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, नेपोटिज्म हो गया। तो इंडियन सिस्टम जो था उसका कायदा इनसे अलग था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि ये जो यहाँ पे रॉन्ग बेसिस ऑफ सिलेक्शन था, यानी कि भर्ती का गलत आधार था। ज्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्हीं लोगों को मिलती थी जो राजा के एक खास रिश्तेदार होते थे, फैमिली होते थे, या फिर उनके जाति के होते थे। जैसे कि एक राजपूत राजा के यहाँ ज्यादातर सीनियर पोस्ट पे आपको राजपूत ही दिखाई देंगे। क्लियर? आप राजा के कितने करीब हैं ये ज्यादा मैटर करता था इस बात से कि आप कितने ज्यादा क्वालिफाइड है। इसको फेवरेटिज्म बोलते थे या फिर भाई भतीजावाद कहते हैं। क्लियर? तो ये जो गलत सिस्टम था इनका, तो इसका नुकसान था, निगेटिव रिजल्ट था। जब आप किसी को उसकी क्वालिफिकेशन के बजाय उसके रिश्ते के आधार पर नौकरी देते हो तो चांसेस हैं कि वो आदमी उस काम के लायक ना हो। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और फौज कमजोर होती थी। ये लोग अपना फर्ज निभाने से ज्यादा अपने पर्सनल फायदे, जैसे लालच, ज्यादा जमीन, ज्यादा इज्जत, उस पर ये फोकस करते थे। अगर उन्हें लगता कि दूसरे कैंप में उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा तो वो अपने मालिक से भी गद्दारी करने से नहीं चूकते थे। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में ये चीज आपको देखने को भी मिलेगी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ये बोलते हैं, अ बैटल विच वाज नेवर फॉट। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वाले वीडियो में। क्लियर? तो फाइनल कंक्लूजन इसका क्या होगा थर्ड वाले पॉइंट का? तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन की तरह काम कर रही थी, जैसा मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पे मेरिटोक्रेसी थी, यानी क्वालिफिकेशन का राज था। जबकि इंडियन किंगडम्स एक पारिवारिक बिजनेस था, एक फैमिली बिजनेस की तरह चल रहा था, जहां नेपोटिज्म, कास्टिज्म, इन सब का बोलबाला था। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी के पास एक ऐसी टीम थी जो क्वालिफाइड, डिसिप्लिन्ड और कॉमन गोल के लिए कमिटेड थी। वहीं इंडियन रूलर्स के पास ऐसी टीम नहीं थी, बल्कि ऐसे लोग थे जो अपना पर्सनल मैथ्स सॉल्व कर रहे थे। इसलिए लॉन्ग रन में कंपनी की जीत होती है। क्लियर? अब अगला पॉइंट की फैक्टर आता है ब्रिलियंट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कमांड चेन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जो कुछ भी जीता वो किसी लक के बेसिस पे नहीं था। उनके पास एक ऐसी लीडरशिप की टीम थी जो बहुत ही पावरफुल और वेल प्लान्ड काम करती थी। जैसे यहां पे आपको ब्रिलियंट टॉप लीडर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि उच्च स्तर के लीडर मिलेंगे। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आपको मिलेगा, वेलेस्ली मिलेगा आपको, डलहौजी मिलेगा, मुनरो मिलेगा, मार्क मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे क्या है, जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसने सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम चालू किया था। वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम चालू किया। ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से इंडियन किंगडम्स को डायरेक्टली लड़े बिना ही उन पे कंट्रोल किया जा सकता था। इससे कंपनी ने अपना एम्पायर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया। मैंने आपको पहले ही बोला कि सब्सिडियरी अलायंस का जब मेन टॉपिक आएगा तब हम लोग इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर डलहौजी जो था, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पॉलिसी लाया। इसकी वजह से जो किंगडम का राजा बेटा पैदा करने बिना, किसी भी किंगडम का जो कोई राजा है, अगर उसका कोई भी अगर बेटा नहीं है अपना खुद का, तो उस किंगडम का राज अब कंपनी के हाथों में चला जाता था। ये भी एक स्मार्ट प्लानिंग थी अपने एम्पायर को बढ़ाने की। फिर आपको थॉमस मुनरो मिलेगा, मार्क क्यूवन मिलेगा। ये ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। इन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसकी वजह से कंपनी की इनकम जो थी वो स्टेबल हुई और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हुआ। क्लियर? फिर यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड लाइन कमांड। अब इसका क्या मतलब है? ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास सिर्फ एक दो जीनियस लीडर नहीं थे, बल्कि एक लंबी लिस्ट थी ऐसे कैपेबल लीडर्स की
जो हर फ्रंट पर काम कर सकते थे, जैसे सर आयर कोट, क्लियर। फिर आपको लॉर्ड लेक भी मिलेगा। तो आयर कोट ने वांडीवास की फेमस लड़ाई में फ्रेंच को हराकर साउथ इंडिया में कंपनी के रूल को पक्का किया था। फिर जो लॉर्ड लेक था, इसने नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली आगरा वाला एरिया में स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाया था। उसने मराठाओं को उनकी घर वाली जगह पर ही हरा दिया था। इन लीडर्स की कुछ खास बातें थी, वो किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए लड़ते थे। उनके दिमाग में एक ग्रैंड प्लान था, कंपनी के एम्पायर को एक्सपैंड करना। वो सिर्फ लूट कर भागने के लिए नहीं लड़ते थे, उनमें मिशन की एक फीलिंग होती थी कि रिट्रीट नहीं करना है, स्ट्रेटजी के साथ चलना है। वैसे रिट्रीट तो हर लड़ाई में होती ही है। तो उनकी हर हार या जीत एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा होती थी। वो कभी भी रैंडमली नहीं लड़ते थे, हर कदम सोच समझकर वो लोग उठाते थे। अब इंडियन साइड की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन साइड में भी ब्रिलियंट ब्रिलियंट लीडर्स थे, लेकिन तो इंडियन साइड्स पर भी बहुत ही ब्रेव और टैलेंटेड लीडर्स थे और उन्होंने अंग्रेजों को खूब कड़ी टक्कर दी, जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, माधव राव, ठीक ना। तो हैदर अली मैसूर के थे, ये एक ब्रिलियंट जनरल थे। उन्होंने अंग्रेजों की टैक्टिक सीखकर उनकी ही तरह अपनी मॉडर्न फौज बनाई थी। हैदर अली का बेटा, जिसे शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इनोवेशन पर बहुत जोर दिया। रॉकेट टेक्नोलॉजी में वो अंग्रेजों से भी आगे था। फिर माधव राव हो गया मराठा, तो मराठा एम्पायर को फिर से खड़ा करने का इन्होंने काम किया। एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और ये लीडर थे। जब अपने साइड भी इतने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, फिर भी हमारी हार क्यों हुई? क्रूशियल डिफरेंस। प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन साइड में ये लीडर्स अकेले अकेले थे, ठीक है। जैसे कि आप अकेले क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे अकेले होने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे नो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी। इनके पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की कमी थी, लैक ऑफ यूनाइटेड कॉज था। फिर कंपनी सिस्टम वर्सेस किंग करिश्मा वाला सिस्टम था। यहाँ पे टीपू सुल्तान या शिवाजी जैसे महान लीडर के बाद उनकी जगह लेने वाले कोई इक्वली कैपेबल लीडर नहीं थे। उनके साथ ही उनका प्योर सिस्टम खत्म हो जाता था। इंडियन रूलर अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे, जैसे मराठा वर्सेस मैसूर। उनमें एक यूनाइटेड इंडियन कॉज या देश बचाओ जैसे कोई थॉट नहीं था। हर कोई अपने किंगडम बचाने की सोचता था। कंपनी का सिस्टम ऐसा था कि एक लीडर के मरने या चले जाने से काम नहीं रुकता था, दूसरा कैपेबल लीडर रेडी था उसकी जगह लेने को। लेकिन इंडियन किंगडम्स ऑफन एक ही पावरफुल लीडर की पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट थे, उनके बिना सब कुछ बिखर जाता था। तो कंपनी के पास एक लीडरशिप फैक्ट्री थी, वो कंसिस्टेंट क्वालिटी के लीडर्स प्रोड्यूस कर रही थी। जबकि इंडियन साइड्स पर लीडर ग्रेट तो थे, लेकिन वो एक्सेप्शंस थे। वो एक सिस्टम नहीं बना पाए जहां ऐसे लीडर्स रेगुलरली तैयार होते रहे। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी एक वेल ओल्ड मशीन की तरह काम कर रही थी, जबकि इंडियन साइड की लड़ाई किसी एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंडेंट थी। और लॉन्ग वॉर में हमेशा सिस्टम की ही जीत होती है। क्लियर? तो अब देखो, अब फिर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सिस्टम सिंपल मतलब हो जाएगा कि अंग्रेज के पास बहुत पैसा था। वो जो वार करते थे उस वार को फंड, क्योंकि आपको भी पता है जब कभी भी वार होता है तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन इनकी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हो रही थी क्योंकि ये पूरे अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में इनकी कॉलोनीज थी, वो वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इस कारण से इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा ओवरऑल कि क्यों जीती आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सारी बातों को मिलाकर एक आसान सा कंक्लूजन ये बन जाएगा यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर राज एक प्रोफेशनल कॉरपोरेशन की तरह किया, जबकि इंडियन रूलर्स अब तक फैमिली बिजनेस ही चला रहे थे। तो सारे फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखते हैं, जैसे सुपीरियर मिलिट्री सिस्टम हो गया, प्रोफेशनल लीडरशिप हो जाएगा आपको यहाँ पे, रॉक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप हो जाएगा, फिर एक अल्टीमेट डिफरेंस भी आएगा यहाँ पे सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल का, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंतर था।
कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो वेपन्स, लीडर्स, पैसे और डिसिप्लिन को एक साथ जोड़ता था। इस सिस्टम की वजह से एक ऑफिसर के मरने या एक बैटल के हारने से भी कंपनी नहीं रुकती थी, सिस्टम आगे चलते रहता था। जबकि इंडियन साइड की पूरी ताकत किसी एक ब्रिलियंट इंडिविजुअल के अराउंड घूमती रहती थी। उस एक शख्स की मौत के साथ ही उसका सारा प्लानिंग और ताकत लगभग खत्म हो जाता था। कोई सिस्टम नहीं था जो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करता। क्लियर? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत किसी लक या एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। वो एक वेल प्लान्ड, वेल फंडेड और वेल एग्जीक्यूटेड कॉर्पोरेट टेक ओवर था, जिसका सामना ऐसी ताकतों ने किया जो अभी तक मेडाइवल थिंकिंग में ही अटकी हुई थी। कंपनी फ्यूचर की तरफ देख रही थी, जबकि इंडियन रूलर्स पास्ट की ग्लोरियस ट्रेडिशन पर ही डिपेंडेंट थे। इसलिए लॉन्ग रन में हमेशा की तरह एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की ही इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर जीत होती है। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने देखा कि कैसे सुपीरियर मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसका सामना कोई भी इंडियन रूलर ज्यादा देर तक नहीं कर पाया। लेकिन एक सवाल अब भी जहन में आता है कि ये कंपनी आई तो थी सिर्फ ट्रेड करने के लिए। वो बड़ी मोटी कंपनी से पूरी हिंदुस्तान की हकीम कैसे बन गई? यानी वो तो कंपनी थी एक, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान की हकीम कैसे बन जाती है? तो इस सवाल का जवाब शुरू होता है आपको बंगाल से। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे उस गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में जो बंगाल की गद्दी के लिए लड़ा गया। कैसे एक नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी ही दुकान से बिखरते हुए एक कंपनी को रोकने की कोशिश की। यानी कि सिराजुद्दौला कैसे अपने बिखरे हुए एरिया को रोकने का कोशिश करता है, अनसक्सेसफुल रहता है। हम ये देखेंगे कैसे कंपनी के अंदर का करप्शन, कंपनी नहीं कैसे बंगाल के अंदर का करप्शन ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया, जैसे जगत सेठ जैसे लोग थे। और कैसे एक जंग जो प्लासी का, जिसमें लगभग कुछ हजार अंग्रेजों ने लगभग 50,000 की फौज को हरा दिया और इंडिया के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। तो ये कहानी होगी गद्दारी की, कहानी होगी लूट की और एक ऐसे एम्पायर की शुरुआत की जिसमें सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। क्लियर? तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक